हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपके साथ में कॉमर्स के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है जो आपके कॉमर्स के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 सीक्स टू रेगुलेट। तो पहले कौन सा एक्ट होता था? MRTP एक्ट होता था, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। जिसको रिप्लेस कर क्या कौन सा एक्ट आया है? कॉम्पिटिशन एक्ट आया है। ठीक है, कब आया था? 2002 में आया है। जिसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो कंपटीशन होता है उसको क्या करना? एनकरेज करना। जिसमें कंपटीशन के अंदर मेन पर्पस क्या होता है? कंपटीशन को क्या करना? ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उनको क्या होगा? फायदा होगा। तो जो कंपटीशन एक्ट 2002 है वो किसको रेगुलेट करता है? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, मतलब कि ऐसे कोई एग्रीमेंट जिससे कंपटीशन कम हो रहा है उनको रेगुलेट करना। क्योंकि इसका काम क्या होता है? कंपटीशन को बढ़ाना। मर्जर और अमलगामेशन के ऊपर देखता है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर डी इसका आंसर है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर कौन सा वाला एक्ट वर्क करता है? MRTP एक्ट वर्क करता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट है फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपको पता है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसके अंदर क्या होती है? एक 3 टायर जुडिशियल मैनेजमेंट सिस्टम होती है। ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से एक्ट कौन कौन आता है? तो एक क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। एक क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद में सेकंड क्या होता है हम लोगों के पास में? स्टेट कमीशन होता है। और थर्ड क्या रहता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, और थर्ड क्या होता है? नेशनल कमीशन होता है। ठीक है जी, तो जो टाइम लिमिट है एक कंप्लेन को फाइल करने की, ठीक है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट फोरम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये कितने टाइम में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं हम लोग गुड्स के लिए? तो 2 ईयर के अंदर कंप्लेन को फाइल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट खरीदा है तो वहां पे हम लोग 2 ईयर के अंदर क्या कर सकते हैं? कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। तो कितने टाइप का हो जाएगा ये आप लोगों के पास में? 3 टायर जुडिशियल मशीनरी रहती है। ओके, सो अब क्या हो गया है? इनके अंदर एक अमाउंट है, इसको याद रखिएगा कि जो कितने अमाउंट के ऊपर ये क्या कर रहा है? बात करता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक की कंप्लेन को लेकर जाया जा सकता है? स्टेट कमीशन में कितने तक की कंप्लेन को लेकर जाया जा सकता है? ठीक है, और तो ये आपके पास में आना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक की कंप्लेन की फाइलिंग की जाती है? अप टू ₹50 लाख तक की जो कंप्लेन होती है वो कहाँ पर जाती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जाती है। ये ना चेंजेस होते रहते हैं, तो जो अभी का फिलहाल का है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक की कंप्लेन फाइल होती है? अप टू ₹50 लाख तक की जो कंप्लेन होती है वो कहाँ पे फाइल होती है? ये 1986 वाला नहीं है, ये 2019 वाला है जिसको रिफॉर्म किया गया फिर 2021 के अंदर, तो उसकी लिमिट है। तो फिलहाल यही चल रही है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने तक की कंप्लेन जाती है? 50 लाख तक की कंप्लेन जाती है। नेशनल कमीशन में कितने तक की कंप्लेन जाती है? 50 लाख टू 2 करोड़ तक की कंप्लेन जाती है। नेशनल कमीशन में कितने तक की कंप्लेन जाती है? 2 करोड़ टू 5 करोड़ की कंप्लेन कहाँ पे फाइल होती है? नेशनल कमीशन के अंदर फाइल होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ईयर्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रिवैम्प द रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसने रिवैम्प, पुनः गठन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू। तो किससे जुड़ी हुई? रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, उनसे जुड़ी हुई रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये क्या करता है? पर्टेन करता है। Move to the next question. What is the underlying concept that support the immediate recognition of estimated losses? ये क्या होता है
कि जो होने वाला लॉस है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले से ही कंसीडर कर कर चलेंगे, लेकिन जो होने वाला फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है उसको कंसीडर कर कर नहीं चलना है। ये किसके अंदर आता है, प्रूडेंस कंसेप्ट के अंदर आता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर आता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि सेम मेथड को अगेन एंड अगेन फॉलो करना है। मैचिंग कंसेप्ट पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को पर्टिकुलर रेवेन्यू के साथ में मैच करना है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, जहां पे क्या प्रिपेयर किए जाते हैं, बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है, बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर क्या किया जाता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर किया जाता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद में डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है और बजट की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कमियां हैं तो उसके अंदर क्या लिमिटेशन नहीं है। बजट उन फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड होता है। देखो, बजट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है तो ये फोरकास्ट के ऊपर है, तो ये ट्रू नहीं होती है, तो ये लिमिटेशन है। इंस्टॉल करना, ऑपरेशन करना बजटरी कंट्रोल को कॉस्टली होता है, ये भी ट्रू है। बजट एक टूल है मैनेजमेंट का, नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है कि जो मैनेजमेंट है वो, बजट है वो डू पिन पॉइंट द लैक ऑफ एफिशिएंसी और प्रेजेंस ऑफ इट। ये वाली जो बात है ये गलत है, क्योंकि ये तो किसी चीज की पॉजिटिविटी को बता रहा है ना, कि वो पिन पॉइंट कर रहा है लैक ऑफ एफिशिएंसी या प्रेजेंस, तो ये लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बने हुए होते हैं, कॉस्ट सेंटर होता है जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेवेन्यू सेंटर होता है जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक प्रॉफिट सेंटर होता है, एक कॉस्ट सेंटर होता है, एक एक्सपेंसेस सेंटर होता है। तो अलग अलग क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम करते हैं किसके ऊपर, इंश्योर दैट ए मैनेजर इज पनिश, गलत। इंश्योर दैट द कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक मैनेजर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका आंसर हो जाएगा कि कॉस्ट वाला कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेवेन्यू वाला रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट, फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट और एक क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले कि दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो किसको पे की जाती है, आउटसाइडर को पे की जाती है, वो क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, वो कॉस्ट जो आउटसाइड को पे की जाती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, और जो खुद ही के रिसोर्सेज होते हैं उसको यूज करने की जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है जी, तो जब क्या किया जाता है, जब तो प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को निकालने के लिए रेवेन्यू निकालते हैं, रेवेन्यू में से सेल को माइनस करते हैं। तो दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक कौन सा प्रॉफिट होता है, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो ऐसे याद रखना, एक ही कॉस्ट को लेस करना है। तो यहाँ पर हम लोग टीआर में से केवल कौन सी वाली कॉस्ट को लेस करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही लेस करते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जब क्या निकाला जाता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाला जाता है, ई में हम लोग क्या करेंगे, दोनों कॉस्ट को ही क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ पर टीआर के अंदर से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी माइनस किया जाता है, एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है तो केवल एक ही कॉस्ट को लेस करना है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जो सी होगा वो थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, बट ऊपर से कनेक्ट करना है, यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो ये ऐसे आएगा। तो जो 1 है ये सी से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये सी से कनेक्ट हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। इक्वल है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट के, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉफिट जहाँ पे दोनों कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आउटसाइडर को पे की जाती है और इम्प्लिसिट खुद के रिसोर्सेज की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। मोनोपोली, मोनोपोली वाली फर्म क्या होती है, ये क्या होती है, मोनोपोली एक ऐसी बिजनेस फर्म होती है जहां पे क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है। ठीक है, और वहां पे जहां पे सिंगल ओनर होता है तो ये क्या करता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है। अलग अलग मार्केट्स में क्या किया जाता है,
सेम प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट प्राइस को चार्ज किया जाता है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है अलग अलग कस्टमर से, तो ये क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है, मोनोपोली में पाया जाता है। मोनोपोली जो मार्केट होती है वहां पे जो डिमांड कर्व होती है वो कैसे होती है, तो ये देखो, ये क्या हो जाएगी, ए आर हो जाएगी, और ए आर और ओ वाई एक्सिस के बिल्कुल, ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, तो इसके बिल्कुल हाफ से कौन कट होती है, एम आर कट होती है। यहाँ पे जो ईडी रहती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। जो ईडी होती है ये क्या होती है, स्टिपर शेप की होती है, क्या होती है, हाईली इनइलास्टिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है। तो मोनोपोली फर्म की जो रिवेन्यू कर्व होती है, ये रिवेन्यू कर्व है, तो वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मोनोपोली फर्म डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमाइन बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी, वो दोनों को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्राइस कम, अगर क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो प्राइस को कम करना ही पड़ेगा। तो बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, move to the next question. Equilibrium level of output for a perfect competitive firm. So perfect competition market एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस नेचर का होता है, सबका जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, प्राइस सबका क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पे जो ईडी रहती है वो कैसी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, इन्फिनिटी होती है। सो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है इक्विलिब्रियम की, एम आर किसके इक्वल होना चाहिए, एम सी के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, एम सी कट द एम आर फ्रॉम बिलो, जो एम सी है वो एम आर को कहाँ से कट करेगा, बिलो से कट करेगा। तो एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए और उसके बाद में एम सी बढ़ना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम की ये कंडीशंस होती हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डंपिंग, डंपिंग क्या होता है, जहां पे क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट है उसको अपनी कंट्री में तो किस प्राइस के ऊपर बेचा जाता है, खुद की कंट्री के अंदर जो प्राइस होता है वो क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, और फॉरेन कंट्री में जो प्राइस होता है वो क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है। फॉरेन कंट्री में लो प्राइस के ऊपर और खुद की कंट्री में हाई प्राइस के ऊपर बेचना क्या होता है, डंपिंग। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली होती है। तो 1 जो होगा वो डी से कनेक्ट होती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किंग्ड डिमांड कब, ये कहाँ पे पाई जाती है, ओलिगोपोली मार्केट में पाई जाती है, ओलिगोपोली फर्म में पाई जाती है। ये किंग्ड डिमांड कब होती है, जो स्विजी ने दी है। ओलिगोपोली मार्केट जहां पे फ्यू फर्म्स वाली मार्केट होती है वो क्या होती है, ओलिगोपोली होती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रेवेन्यू कर्व होती है, जो ईडी हो जाएगी वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। वो कहाँ पर होती है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर और जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग होता है, तो वो कहाँ पर होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में पाया जाता है। ये परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ईडी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये जब प्रोडक्ट न्यू मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो वहां पे पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी आती है। तो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी में क्या होता है, जो प्राइस होता है स्टार्टिंग में क्या रखा जाता है, लो रखा जाता है, बाद में फ्यूचर में प्राइस को क्या कर दिया जाता है, हाई कर दिया जाता है। तो ये क्या रहती है, पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी होती है। तो ये जो स्ट्रेटेजी रहती है ये अप्रोप्रिएट होती है। कहां पर अप्रोप्रिएट होती है, जहां पे क्या हो जाएगा, ये कहां पर अप्रोप्रिएट होती है गाइस, तो ये वहां पर अप्रोप्रिएट होती है जहां पे क्या होता है, ये कहां पर अप्रोप्रिएट रहती है, जहां पर प्राइस इलास्टिसिटी, देखो जो प्राइस है वो क्या है, कम है, बाद में हाई कर रहे हैं। तो लो के ऊपर लो, मतलब कि प्राइस को लो इसलिए किया जा रहा है कि लोग क्या करें, प्रोडक्ट को परचेज करें, है ना। तो वो कब होगा, जब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जहां पर प्राइस इनइलास्टिक होगा तो कोई फर्क ही नहीं है। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होता है, तो वो क्या होता है, इनइलास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइलास्टिक तो करना ही नहीं है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो हाईली इलास्टिक होनी चाहिए पेनिट्रेटिंग प्राइस पॉलिसी के लिए।
और एक क्या रहती है, स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी होती है। तो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है, जहां पे क्या किया जाता है, स्टार्टिंग के अंदर प्राइस जो होता है वो क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है, और बाद में प्राइस को लो कर दिया जाता है। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इनइलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, पेनिट्रेटिंग के लिए इलास्टिक और इसके लिए इनइलास्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, assertion and a reason. The expected value should be at least 5 to apply the chi-square test. chi-square test क्या होता है, ये 99% क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। 1% ये क्या होता है, पैरामीट्रिक नेचर का होता है। तो chi-square टेस्ट जो होता है ये किसके बीच के डिफरेंसेस को देखने के लिए होता है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को देखने के लिए क्या होता है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को देखने के लिए किसको यूज किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे इसको ई ही लिख दिया जाओ, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, और उसमें यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती हैं, ठीक है। तो एक काई स्क्वायर टेस्ट होता है। सो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, करेक्ट है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है एडुकेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग क्या होता है, एक क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन के क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। पॉपुलेशन के क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। जब कुछ यूनिट, जब ईच एंड एवरी यूनिट को देखा जाता है तो वहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, पैरामीटर होते हैं। जब कुछ यूनिट को निकाल के स्टडी करना होता है तो वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। और सैंपल की क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। तो 2 इवेंट हुए हैं ए बी, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, कि पहले एक इवेंट हो गया, पहले 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया। अब उन 51 पत्तों में से फिर कोई एक और पत्ता निकालना, तो जो ए अगला हम लोग इवेंट कर रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो नाम से क्लियर है कि वो क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जो इवेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्लेस बेबीज, आपको पता है फादर ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज चार्लेस बेबीज। तो ये आ जाएगा, तो फर्स्ट जो रहेगा वो सी से कनेक्ट होती है, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। हर्बर्ट ए सिमोन, इन्होंने क्या दिया है, डिसीजन मॉडल दिया है। तो सेकंड जो होगा वो डी से कनेक्ट होती है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर ली ने HTML दिया है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैरिसा एंडरसन ने मोसाइक का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। सो ये भी के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 2 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, जो कैसे बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। जो क्या होती है, जहां पर जो नॉन पर्सनल होती है वहां पे पर्सन की फीलिंग को कोई भी केयर नहीं की जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए क्या करती है, वर्क करती है। तो ये इसको सोच समझ के क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। ये क्या होती है, प्रॉपर प्लान्ड बनाई जाती है। तो ये स्पॉन्टेनियलाइज होती है, वो इसके अगेंस्ट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने आप की क्रिएट होती है, सोशल रिलेशंस के ऊपर वर्क करती है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप गोल को। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट, देखो अब फ्रेंड्स हैं तो वो तो कभी भी टूट सकते हैं ना। तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो क्या होती है, अनस्टेबल नेचर की होती है। लेकिन जो फॉर्मल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परमानेंट और स्टेबल हो जाएगी। ये स्मॉल होती है, मैनेजेबल होती है, कौन से वाले, इनफॉर्मल, ये करेक्ट हो जाएगा। बेसिक पर्पस ह्यूमन रिलेशन को इंप्रूव करना, इनफॉर्मल का फीचर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पे 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 4 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। 1 2 4 5, तो अच्छा ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास में आता है। ओके, सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। थैंक यू टू एवरीवन।